दोस्तों दोस्तों आज हम लोग संविधान कथा का पार्ट 3 नेशनल मीडिया काउंसिल की तरफ से होना है। तो सभी मित्रों का बहुत स्वागत है। लेकिन आज एक विशेष दिन है। आज होली की पूर्व संध्या है या छोटी होली है, इसलिए नेशनल मीडिया काउंसिल के सभी मित्रों को और फेसबुक और यूट्यूब के अपने सभी मित्रों को ढेर सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं। आज हम लोग विशेष चर्चा होली पर करेंगे, क्योंकि कल होली है और होली देश का बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है। पूरे देश को एक सूत्र में जोड़ने का एक कीमिया भी है ये त्यौहार। और इसलिए नीरज जी से भी मेरी चर्चा हुई थी, तो सभी मित्र हैप्पी होली कह रहे हैं। तो आज के इस प्रोग्राम के माध्यम से हम लोग एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं कहते हैं और मेरी तरफ से विशेष शुभकामनाएं हैं। और यूं ही हम लोगों का ये जो बातचीत का सिलसिला है वो चलता रहे, और जो सकारात्मकता, जो देश की आवश्यकता, जो लोकतंत्र, जो जनता की आवाज़ और जो जीवन का मुख्य पर्पज है, जो जीवन की सार्थकता है, वो फैलती रहे और रोशनी फैलती रहे, अंधेरा ख़त्म होता रहे। होली भी उसी का प्रतीक है। आग, रोशनी उसी का प्रतीक है कि जहाँ अंधेरा होता है पुराने ज़माने में, जब होली की शुरुआत हुई होगी तो वहाँ आग ही जलाई हो गई होगी। तो आग इसलिए रोशनी का प्रतीक है। रोशनी फैलती रहे और सकारात्मकता फैलता रहे, समरसता, भाईचारा फैलता रहे, इसी के लिए यह त्यौहार भी है और इसी के लिए अपना ये प्रोग्राम भी है। आज के प्रोग्राम में मैं आपको होली की शुभकामनाएं देते हुए एक व्यंग्यलेख सुनाऊंगा। सबसे पहले शुभकामनाएं देने के लिए, गुदगुदाने के लिए, क्योंकि होली हंसी खुशी का त्यौहार है, व्यंग्य का त्यौहार है, हास्य का त्यौहार है। तो आपको एक व्यंग्यलेख सुनाऊंगा, सकारात्मक व्यंग्यलेख, और अगर समय मिला तो एक और छोटा सा व्यंग्य पढ़ूंगा। लेकिन इधर जो दो मुख्य महत्वपूर्ण, और चूंकि हम लोगों की संविधान कथा भी निरंतर चल रही है, तो हम होली कैसे मनाएं, उसमें संविधान हमें क्या कहता है, उसकी भी संक्षेप में कुछ लाइनों में चर्चा, और संवैधानिक जो प्रक्रियाएं चल रही हैं। वैसे तो पूरे देश की सारी व्यवस्था संवैधानिक प्रक्रिया है, लेकिन इस समय बंगाल और आसाम में चुनाव हो रहा है, तो वो एक संवैधानिक प्रक्रिया चल रही है। उसमें हमारे जो मित्र लोग बंगाल में, आसाम में प्रोग्राम देख रहे हैं, या जो मित्र प्रोग्राम देख रहे हैं जिनके मित्र आसाम या बंगाल में हैं, वो उनसे संविधान की दो बहुत ज़रूरी बातें ज़रूर पहुंचा देंगे कि हम भारत के लोग देश के मालिक हैं। इतना आप लोग अब सुन ही चुके होंगे। और हमको अपना सेवक चुनना है, प्रतिनिधि चुनना है। हमें ऐसा व्यक्ति चुनना है जिससे जो हमें शपथ लेके, चाहे शपथ पत्र दे या अंतरात्मा से हमारे सामने हमें शपथ से कहे कि मैं विधानसभा में जा कर के अब आप लोग जो हमें चुन रहे हैं, आपकी बात वहाँ रखूँगा, आपका प्रतिनिधि रहूँगा। मैं वहाँ किसी पार्टी या किसी समूह का प्रतिनिधि नहीं बनूंगा। जो संप्रभुता की बात संविधान के
प्रियम्बल में कही गई है कि संप्रभु गणराज्य, तो संप्रभु गणराज्य बनाने के लिए जाऊंगा। संप्रभुता यही है कि हम भारत के लोगों का ही नियंत्रण व्यवस्था में हो, किसी समूह, किसी ग्रुप, किसी पार्टी की सरकार न बने, हम भारत के लोगों की सरकार बने, हम भारत के लोगों की व्यवस्था बने। तो ये विचारधारा जन जन तक पहुंचाना है, तभी परिवर्तन होगा। अगर हम अपने को प्रजा समझेंगे और या अपने को सेवक समझेंगे और उनको राजा समझेंगे या उनको मालिक समझेंगे, तो फिर हम राजा जैसे लोगों को चुनेंगे। फिर जाति, धर्म, दंड, फंद, साम, दाम, दंड, भेद, पैसा, शराब, जाति, धर्म, भौकाल, जिताऊपन और पता नहीं और किन किन मुद्दों में उलझ जाएंगे। तो ये जो चुनाव होने जा रहा है, ये संविधान के अनुरूप हो, शहीदों के सपनों के अनुरूप हो, और हम अपने प्रतिनिधि चुनें और जो भी प्रत्याशी हैं उनसे शपथ दिलवाएं कि वे हमारी बात जा करके विधानसभा या लोकसभा में कहेंगे। एक तो ये, और दूसरा ये है कि जो भी ज़्यादा पैसा खर्च करके चुनाव लड़ रहा है या चुनाव में जो ज़्यादा पैसा खर्च कर रहा है उसको वोट नहीं देंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है वह सेवक होकर के नहीं जा रहा है, सेवा करने नहीं जा रहा है, वो व्यापार करने जा रहा है। और व्यापार में भी 10-20% का फायदा होता है, वो तो लूटने जा रहा है, कई गुना कमाने जा रहा है। जितना खर्च कर रहा है उसका कई गुना कमाने जा रहा है। तो उससे बच के रहना है। यह हमारी होली की 2021 की होली की सार्थकता यही होगी। एक नया रंग जो लोकतंत्र का रंग है वो बंगाल और असम में आएगा, इसकी हम कामना करते हैं और आप सभी मित्रों से आग्रह करते हैं कि ये बात ज़्यादा दूर तक बंगाल और बिहार में अपने मित्रों के माध्यम से पहुंचाएं। और दूसरा जो लोकतांत्रिक रंग अभी होने वाला है, शुरुआत हो गई है होली के आसपास से ही, उत्तर प्रदेश में पंचायतों के चुनाव हैं। 58,000 से ज़्यादा ग्राम पंचायतें हैं। 2015 के चुनाव में हम लोग 200 से ज़्यादा गांवों तक पहुंच पाए थे, लेकिन अब पिछले 6.5 साल में हम लोगों ने जो बीज बिखेरे हैं, छितराए हैं, वो बहुत सारे गांवों में, बहुत जगहों में फैल गए हैं, बहुत जगह पौधे उग रहे हैं। अभी आज एक साहब का बेंगलोर से फ़ोन आया था कि वो समर्पित भाव से इसमें काम करना चाहते हैं। कहाँ कहाँ से कहाँ रोज जुड़ते जा रहे हैं और ये काफिला बनता जा रहा है। तो पंचायत चुनाव में हमें इन 58-59 हजार गांव सभाओं में जहां चुनाव होने जा रहे हैं, कुछ ज़्यादा नहीं करना, केवल 2 बातें पहुंचा देनी है और रंग बदल जाएगा। केवल 2 बातें बस पहुंचा देनी है जो हमारे संविधान में लिखा हुआ है उसके अनुसार, कि जो भी गांव के लोग प्रधान को या पंचायत को या मुखिया को चुनेंगे, उनको खुद कोई फैसला नहीं करना है। उनको सारे फैसले सारे गांव के लोगों की मीटिंग में करना है। कम से कम साल में 2 बार मीटिंग बुलानी है, उसमें सारे फैसले करने हैं। ज़रूरत पड़े तो ज़्यादा बार बुला लें। जो भी महत्वपूर्ण फैसले हैं, चाहे किसको विधवा पेंशन मिलना है, किसका गरीब मकान बनना है, कहाँ खड़ंजा लगना है, इरिगेशन के लिए क्या होना है, स्कूल के लिए क्या होना है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर के डॉक्टर आते हैं कि नहीं, या नहीं आते हैं तो क्या करना है, सारे फैसले गांव के सारे लोगों को एक साथ बैठा करके होना है। अगर सहमति हो बहुत अच्छा है, अगर असहमतियां भी हों तो बहुमत से हो। लेकिन अनुभव हम लोगों का 2015 के जो 200 से ज़्यादा अच्छे गांव प्रधान चुने गए, अच्छे कामों के लिए सहमतियां बन जाती हैं। जहां स्वार्थ होता है वहां असहमतियां आती हैं, जहां निस्वार्थ भाव है वहां असहमतियां नहीं आएंगी। सब के सब एकदम यूनाइट होकर के काम करेंगे। तो पहली बात ये बता देना है कि सारे फैसले गांव के लोगों को करना है, प्रधान केवल उसको इम्प्लीमेंट करने वाला है, उसको कार्य रूप में परिणित करने वाला है, वो फैसिलिटेटर है। ये बता देना है कि सारा अधिकार मालिक गांव के लोग हैं, हम भारत के लोग हैं, वह प्रधान सेवक है और वह केवल सब लोगों की आज्ञा के अनुसार सेवा करेगा, पहली बात। और दूसरी बात कि अगर लोग
किसी वजह से गलत लोगों को चुन भी लिया, तो ये भी प्रोविजन है कि अगर 2 साल तक गांव के लोग ये देखते हैं कि प्रधान गांव के सब लोगों की भलाई के लिए काम नहीं कर रहा है, अपने स्वार्थ के लिए या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या ब्लॉक एडमिनिस्ट्रेशन के दबाव में स्वार्थवश कुछ कर रहा है, तो यह अधिकार प्राप्त है जनता को, गांव के लोगों को, कि वह एक नोटिस दे करके, मीटिंग बुला करके प्रधान को निकाल दें। और ये निकालने की प्रक्रिया मुश्किल नहीं है। और ये निकालने की प्रक्रिया मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। लेकिन अगर ये लोग जान जाएं कि इस प्रक्रिया से निकाला जा सकता है, तो फिर कोई प्रधान गलत काम नहीं करेगा। तो ये बता देने मात्र से कि आप केवल अगर सही काम कर रहे हैं तो 5 साल के प्रधान रहेंगे, और अगर गलत काम करेंगे तो 2 साल के प्रधान रहेंगे, ये जानकारी ही बहुत सारे प्रधानों को अभी से तैयार रखेगी कि हम लूटने के लिए नहीं जा पाएंगे, लूट नहीं पाएंगे। अब जनता जागरूक हो गई है, तो ये बातें बताना बहुत ज़रूरी है लोगों को। और इसीलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि जितने आपके परिचित हैं, परिचितों के परिचित हैं, किसी माध्यम से, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, फ़ोन से, जैसे भी हो, इन सारे गांव के लोगों तक ये 59,000 गांव पंचायतों तक ये बात पहुंचा देनी। अगर एक गांव में एक आदमी के पास भी ये बात पहुंच गई तो बाकी फैला देगा। हम लोग तो लगातार इस अभियान में लगे ही हुए हैं, 24 घंटे इस पे काम कर रहे हैं, लेकिन आपका सहयोग मिलेगा तो और आसानी से ये चीज़ हो पाएगी। इसलिए आपसे ये 2 विशेष आग्रह होली के मौके पे शुभकामना देते समय मैं आप लोगों से कर रहा हूँ। एक बंगाल असम के लिए है, एक उत्तर प्रदेश के चुनावों के लिए है। अब होली की शुभकामनाओं के साथ जो व्यंग लेख पढ़ने जा रहा हूँ, उसमें जो हम होली खूब मनाएं, खूब कोविड की सावधानी के साथ, क्योंकि कोविड का ये दूसरा साल शुरू हो, दूसरी होली है। पिछले साल तो हम लोगों ने बिल्कुल मनाया ही नहीं था, लेकिन इस साल सावधानी पूर्वक मनाया जा सकता है। जो सेफ डिस्टेंसिंग के साथ कैसे होली लगाई जाएगी, इसका मतलब चेहरे पर न लगाओ, दूर से रंग डालो, या जैसे जो भी तरीके आप लोग उचित समझेंगे करेंगे ही। इसमें संविधान ये कहता है कि हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो भी ये कहती हैं, और जो हमारे राइट्स हैं उनमें भी ये है कि हमारी ड्यूटीज़ में 51 जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ का सेक्शन है 51A, उसमें E और F ये कहते हैं कि टू प्रमोट हार्मोनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंग ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, ट्रांसेंडिंग रिलीजन, लिंग्विस्टिक रीजन और सेकुलर डाइवर्सिटी। हमें समरसता बनाए रखना है, कोई ऐसा काम नहीं करना है जिससे वैमनस्यता पैदा हो, सबकी खुशी के लिए काम करना है, ये म्यूचुअल गुड के लिए है। और इसी में आगे कि हमें व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों में एक्सीलेंस की तरफ बढ़ना है। तो एक्सीलेंस, त्यौहार में एक्सीलेंस क्या हुआ कि सबकी खुशी हो, किसी को दुखी
करके या दुख करके या पीड़ा पहुंचा करके हम एक्सीलेंस की तरफ नहीं पहुंच सकते। तो ये ध्यान रखना है। और टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, हमारी जो कंपोजिट कल्चर है उसका भी ध्यान रखना है। होली ऐसा मौका देता है कि जो ऊंच नीच का भाव मिटा करके सबसे प्यार के साथ मिलना। तो हमारे जो ड्यूटीज़ हैं वो भी बताती हैं कि हमें कैसे होली खेलना है, और हमारे जो राइट्स हैं उसके अनुसार धारा 25 के अनुसार संविधान के हमें अपने रिलीजियस प्रैक्टिसेस की स्वतंत्रता है कि हम कैसे मनाएं, क्या करें, पूरी स्वतंत्रता है, पंथ निरपेक्षता है। लेकिन उसमें एक राइडर है, उस राइडर को होली के समय विशेष ध्यान देना होगा कि सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी, हेल्थ एंड अदर प्रोविजंस ऑफ द लॉ एंड दिस एक्ट। हमें होली खूब मनानी है, लेकिन पब्लिक ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करनी है। मॉरलिटी, हमें अपने चारित्रिक गुणों को बरकरार रखना है, मॉरलिटी मेंटेन करनी है। हेल्थ मेंटेन करना है, ऐसा कुछ नहीं करना है जिससे हमारी हेल्थ पर असर पड़े। और अदर प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट एंड लॉ, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के इस एक्ट के हिसाब से और लॉ के हिसाब से जो अदर प्रोविजंस हैं उनको भी ध्यान रखना है। तो ये कितनी सारी चीज़ें संविधान में बड़े क्लियर टर्म में लिखी हुई हैं, और चूंकि संविधान कथा चल रही है तो होली से जुड़ी हुई जो हमारी संविधान कथा के अंश हैं वो भी मैंने आज आपके सामने रखा। अब मैं व्यंग्य लेख पढ़ने जा रहा हूँ आपके सामने, आपको आनंद आएगा, आपको बुद्धि महसूस होगी। होली प्रसंग, इसका टाइटल है होली प्रसंग। करीब 30-35 साल पुराना व्यंग्य लेख है ये। मेरे व्यंग्य संग्रह जो पुरस्कृत भी रहा है, कुछ माटी की कुछ कुम्हार की, उसका एक लेख है, आपके सामने रख रहा हूँ। होली की सुबह हल्की गुनगुनी, हल्की ठंडी, हम और पोपटलाल जी, वो मैंने आपको बताया पोपटलाल जी हमारे व्यंग्यों के किरदार रहते हैं जो महीन बातें समय पर लाकर बोल देते हैं, ले आते हैं। तो होली की सुबह हल्की गुनगुनी, हल्की ठंडी, हम और पोपटलाल जी ड्राइंग रूम में बैठे गप्पे मार रहे थे। पोपटलाल जी होली पर अपनी ताजी व्याख्या दे रहे थे। उन्होंने कहा, यार तुमने वो किस्सा सुना है स्वर्ग नर्क वाला? मैंने कहा, सुनाइए। वो बोले, एक सज्जन मरने के बाद स्वर्ग पहुंचे, वहां सब कुछ सादा सादा सा, फीका फीका सा, ठंडा ठंडा सा। वे बड़े निराश हुए, यमराज के पास गए और कहा, आपके स्वर्ग में तो मुझे बहुत नाउम्मीदी हुई, क्या आप मुझे नर्क भी दिखा सकते हैं? यमराज ने कहा, क्यों नहीं, अभी चलिए, मैं आपको अपना नर्क भी दिखाता हूँ। वहाँ चारों ओर फूल खिले हुए हैं, हर ओर सुंदर सुंदर सुंदरियां, मधुरतम नृत्य और गायन। उन्होंने कहा, क्या महाराज ऐसा नहीं हो सकता कि मैं यहीं रहूं? यमराज बोले, क्यों नहीं हो सकता, आपने बड़ा पुण्य कमाया है, आपको स्वर्ग भी मिला हुआ है, तो आपकी हर इच्छा पूरी करने के लिए हम लोग बाध्य हैं। स्वर्ग सभी लोग मांगते हैं, इसलिए स्वर्ग दिया गया। आप नर्क मांग रहे तो आपको नर्क भी दिया जाएगा, आप नर्क में भी जा सकते हैं। तो क्यों नहीं हो सकता, आपने जीवन में इतने पुण्य किए हैं, आपकी हर इच्छा पूरी की जाएगी, आप नरक में भी रह सकते हैं। ऐसा कहकर यमराज चलते बने। जैसे ही वे सज्जन नरक की सीढ़ियां उतरे, अपने को गंदे बदबूदार कांटों भरे गरम गरम कीचड़ में पड़ा पाया। वे चिल्लाने लगे। नरक अधिकारी दौड़ा दौड़ा आया और बोला और पूछा, आप क्यों चिल्ला रहे हैं? वे बोले, मैंने बाहर नरक का क्या स्वरूप देखा था और यहाँ कैसा है। वे बोले, मैंने बाहर नर्क क्या स्वरूप देखा था और यहाँ कैसा है। वह अधिकारी बोला, आप भी पड़ गए ना चक्कर में? अरे वह तो हमारा पब्लिसिटी डिपार्टमेंट था, वह तो हमारा पब्लिसिटी प्रचार डिपार्टमेंट था।
वहाँ तो हमारे नरक का ताज़ा बनकर आया हुआ एडवर्टाइजमेंट दिखाया जा रहा था, जिसे एक विज्ञापन कंपनी से करोड़ों रुपए देकर बनवाया गया था। मैंने पोपटलाल जी से पूछा, इस किस्से से होली का क्या ताल्लुक? मैंने पूछा, इस किस्से से होली का क्या ताल्लुक? उन्होंने कहा, ताल्लुक है, बड़ा ज़बरदस्त ताल्लुक है। यह बसंत और यह होली आखिर क्या है? यह बसंत और यह होली आखिर क्या है? धरती का पब्लिसिटी डिपार्टमेंट ही तो है। देखो ना, धरती के भोले भाले लोग बसंत को देखकर किस तरह ठगे जाते हैं, कैसी कैसी कल्पनाएं पाल लेते हैं, कैसे कैसे सपने देखते हैं, और ये सपने उन्हें कहाँ से कहाँ ले जाते हैं। किसी न किसी पीड़ा या दर्द तक ही तो, किसी न किसी पीड़ा या दर्द तक ही तो। अगर कोई दूसरे लोक से या दूसरे ग्रह से आए और केवल फाल्गुन मास देखकर चला जाए तो वह धरती के किस रूप का चित्रण करेगा? वह तो अपने सारे लोकवासियों को यहीं ले आएगा और यह कहकर कि आहा, यहाँ कितना अच्छा मौसम है, कितने मस्त लोग हैं। लेकिन समय बीतते बीतते जब असलियत पता चलेगी तो लोग बड़बड़ाने लगेंगे। तब हमारी धरती भी तो यही कहेगी ना कि वह तो हमारा पब्लिसिटी डिपार्टमेंट था। अभी पोपटलाल जी की होली का व्याख्यान चल ही रहा था कि मोहल्ले वालों की टोली दरवाजा खटखटाने लगी, तरह तरह की आवाजें आने लगी। पांडे जी जल्दी निकलिए, होली में आप हर बार छिप जाते हैं, देखें इस बार कैसे बच पाते हैं। सुना है पोपटलाल जी भी आपके घर से अपने घर से भागकर डर कर आपके यहाँ ही छिपे हुए हैं। जैसे जैसे समय गुजरता जा रहा था, दरवाजे पर पड़ रही थाप तेज होती जा रही थी और आवाजों में गर्जना का स्वर आता जा रहा था। लग रहा था लोग होली खेलने नहीं बल्कि कोई विरोधी सेना आक्रमण के लिए दरवाजे की सीमा तोड़ने के लिए उद्यत है। लग रहा था कि लोग होली खेलने नहीं आए बल्कि कोई विरोधी सेना आक्रमण के लिए दरवाजे की सीमा तोड़ने के लिए उद्यत हो। पोपटलाल जी ने खिड़की के झरोसे से झांक कर बताया कि सबका चेहरा रंगीन है, पहचानना मुश्किल हो गया है, लेकिन हर चेहरे पर रंगों का अलग अलग सम्मिश्रण है। लेकिन हर चेहरे पर रंगों का अलग अलग सम्मिश्रण है। किसी पर लाल रंग अधिक, किसी पर हरा अधिक, किसी पर सफेद अधिक और किसी का तो काला ही काला। उनमें से तमाम तो ऐसे जो चल नहीं रहे, लड़खड़ा रहे हैं। युद्ध क्षेत्र में कत्थक का अद्भुत दृश्य था। युद्ध क्षेत्र में कत्थक का अद्भुत दृश्य था। कुछ लोग जोर जोर से गा रहे थे, रे साधो उड़ा अबीर गुलाल, रे साधो उड़ा अबीर गुलाल, रे साधो उड़ा अबीर गुलाल। किसने क्या है कह दिया, हुआ नशीला हाल। किसने क्या है कह दिया, हुआ नशीला हाल। बिना रंग के हो गया गाल सजीला लाल। बिना रंग के हो गया गाल सजीला लाल। फेंक सभी जंजाल, रे साधो उड़ा अबीर गुलाल। अब कोई बूझे तो जानूं, अब कोई बूझे तो जानूं किसकी क्या है चाल। अब कोई बूझे तो जानूं किसकी क्या है चाल। बुद्ध खानों से मैं खानों तक लहू ढल रहा लाल। बुद्ध खानों से मैं खानों तक लहू ढल रहा लाल। मन को यही मलाल, रे साधो उड़ा अबीर गुलाल। इन होली के हुड़दंगियों से बचने का अब कोई उपाय न देख हमने और पोपटलाल जी ने वही किया जो व्यक्ति मुसीबत के अंतिम क्षणों में करता है, अर्थात हनुमान चालीसा का तीव्र गति से पाठ शुरू किया। अर्थात हनुमान चालीसा का तीव्र गति से पाठ शुरू किया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहुँ लोक उजागर। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमान बीरा। अभी हम पाठ कर ही रहे थे और यह सोच रहे थे कि इसी से आक्रमणकारी सेना वापस चली जाएगी या हनुमान जी अपने हाथों में इस सेना को लेकर कहीं दूर छोड़ आएंगे कि यह क्या। सामने जोर का धमाका और धुआं हुआ और हनुमान जी खुद प्रकट हो गए और हनुमान जी साक्षात प्रकट हो गए। हम दोनों ने हड़बड़ी में उनके पैर छुए। उन्होंने कहा, वत्स, तुम लोगों की आर्द्र पुकार सुनकर मैं फौरन चला आया हूँ, लेकिन अभी वेटिंग लिस्ट में बहुत सारे भक्त हैं। फौरन बताओ तुम्हें क्या चाहिए। हमने कहा, हे प्रभु, तुम तो सर्वज्ञ हो,
दरवाजे के बाहर से आ रही आवाजों से भला तुम कैसे नावाकिफ रह सकते हो। आज ये सब हम लोगों को नहीं छोड़ेंगे। आप ही हमारा उद्धार कर सकते हैं, आप ही बचा सकते हैं। हनुमान जी बोले, वत्स ये हैं कौन? हमने कहा, प्रभु आपकी लीला अपरंपार है, आप जानकर भी अनजान बने रहते हैं। हनुमान जी चौंक कर बोले, तो ये जम्बू द्वीप के होली के हुड़दंगिये हैं, तो ये जम्बू द्वीप के होली के हुड़दंगिये हैं। तुम चाहते हो कि मैं तुमको इनसे बचाऊं? नहीं नहीं, ऐसा संभव नहीं है। तुम और कोई भी वर मांग लो, लेकिन मैं इस मामले में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। हम लोग कातर स्वर में बोले, ऐसा क्यों प्रभु? हनुमान जी ने कहा, अरे कुछ मत पूछो। मैं एक बार हुड़दंगियों के चक्कर में पड़ा था और इन लोगों ने मुझे बहुत दौड़ाया। मैं बेतहाशा भागा तो इलाहाबाद के मेयो हॉल के चौराहे पर महापालिका के पास बनाए गए रोड डिवाइडरों से टकरा कर ऐसा चित्त हुआ कि आज तक उठ नहीं पाया। मेरा गिरना था कि होली के हुड़दंगी मेरे ऊपर हावी हो गए। उन्होंने जी भर कर रंग पोता और फिर पोतते पोतते संगम तट तक ले आए। वहां आज भी मैं चित्त ही पड़ा हूं। तुम लोग एक दिन की होली से त्रस्त हो जाते हो। कभी मेरे ऊपर ध्यान दिया है कि मेरे भक्त रोज ही आकर मेरे ऊपर लाल रंग पोत जाते हैं। अगर आपने इलाहाबाद में संगम पर लेटे हनुमान जी को देखा होगा तो वो दृश्य याद करिए। और ये दृश्य, तुम लोग एक दिन की होली से त्रस्त हो जाते हो। कभी मेरे ऊपर ध्यान दिया है कि मेरे भक्त रोज ही आकर मेरे ऊपर लाल रंग पोत जाते हैं। 24 घंटे सालों साल मुझसे सब होली खेलते रहते हैं। अब भागूं भी कहां तक? इसलिए भाई, इस मामले में तुम लोगों की कोई मदद नहीं कर सकता। फिर कोई और आवश्यकता पड़े तो बताना। हम लोगों को हनुमान जी पर तरस आने लगा। वैसे तो होली के देवता श्री कृष्ण और राधा माने जाते हैं, लेकिन हमें लगा कि होली के देवता होने का सही हक तो हनुमान जी को ही है। मरता क्या न करता जब हनुमान जी हमारी पुलिस की तरह मौकाए वारदात पर अपने को अशक्त पाकर नदारत हो गए। मरता क्या न करता जब हनुमान जी भी हमारी पुलिस की तरह मौकाए वारदात पर अपने को अशक्त पाकर नदारत हो गए तो फिर क्या था? हम लोग होली की बलिवेदी पर शहीद हो गए। अब मैं अपने घर से बाहर खड़ा था और लोग चेहरे पर रंगों के साथ साथ न जाने क्या क्या पोते जा रहे थे। मैं अभी भी सोच रहा था कि इस त्योहार की शुरुआत कैसे हुई होगी। और फिर यह त्योहार केवल हिंदुस्तान में ही क्यों इजाद हुआ? वैसे तो आप जानते ही होंगे, हिरण्यकश्यप और होलिका, उनकी बेटी, भक्त प्रहलाद ईश्वर के भक्त थे, तो उनको सजा देने के लिए आग में होलिका के साथ कर दिया गया, जला दिया गया। और उसको ये वरदान था कि वो नहीं जलेगी, लेकिन ईश्वर की लीला, ईश्वर का जो समग्रता से जुड़ा हुआ है, उसकी शक्ति, उसको बचाने वाले समग्र शक्तियाँ हैं कि प्रहलाद बच गए और होलिका खत्म हो गई। तो उस तभी से होलिका जलाया जाता है और अगले दिन होली खेली जाती है। ऐसी एक किंवदंती है या ऐसी एक धार्मिक आस्था की बात है। दूसरा, लोग कहते हैं कि इस समय फसल गेहूं की और ये तैयार रहती है, तो उस फसल के उल्लास में होली मनाया जाता है इस सुंदर मौसम में। ये कही आती हैं ये बातें, लेकिन मैं अभी सोच ही रहा था कि इस त्यौहार की शुरुआत कैसे हुई होगी और फिर ये त्यौहार केवल हिंदुस्तान में ही क्यों ईजाद हुआ। इसी के लिए मुझे अब तक सिखाए, पढ़ाए और सुनाए गए होली की शुरुआत के सारे किस्से सही नहीं लग रहे थे। असली कारण जरूर कुछ और रहा होगा। गौर फरमाइए कि होली भी हमारे यहाँ मनाई जाती है और पान भी हमारे यहाँ खाया जाता है। होली भी हमारे यहाँ मनाई जाती है और पान भी हमारे ही यहाँ खाया जाता है। आए दिन यह दृश्य देखने को मिल जाता है कि पोपटलाल जी सफ़ेद कमीज पहने स्मार्टली कहीं जा रहे होते हैं कि किसी के मुखारबिंद से कुछ निकलता है और पल भर में पोपटलाल जी पूरे लाल हो जाते हैं। शायद किसी ऐसी स्थिति के लिए कबीर दास जी ने कहा होगा, बहुत मशहूर दोहा है ये कबीर जी का, कि लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल,
और लाली देखन मैं चली मैं भी हो गई लाल। यहाँ अलौकिक अर्थों में वो लाली ईश्वरीय डिविनिटी है, जो ईश्वरत्व है, लेकिन आज होली के अर्थों में उस लाली का यही अर्थ है कि जो लाली देखन मैं चली मैं भी हो गई लाल। वो होली देखने या होली खेलने में चला तो मैं भी लाल हो गया। लाली मेरे, और ये पान वालों का है कि पान वालों के ज़्यादा नज़दीक रहने पर खुद लाल हो जाने की पूरी संभावना रहती है। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, और लाली देखन मैं चली मैं भी हो गई लाल। अब बेचारे पोपटलाल जी और उन जैसे कमजोर मुँह वाले क्या करें, मुकाबले में बहुत पीछे छूट जाते हैं और उन्होंने बहुत मेहनत करके मुकाबला करने की ठानी होगी और पिचकारी का आजाद किया होगा कि कम से कम एक दिन तो लोहा ले सकें, कि कम से कम एक दिन तो लोहा ले सकें। शायद वही दिन होली का दिन हुआ होगा। दूसरा सिद्धांत इस पर आधारित हो सकता है कि जिन देशों में इस मौसम में होली नहीं मनाई जाती वहां 1 अप्रैल को मूर्ख दिवस मनाया जाता है। ये उत्साह और एक दूसरे पर फेंकने का, रंग फेंकने का या हंसी मजाक का, हंसी ठटोली का वो मौसम ही रहता है। तो कहीं अप्रैल फूल का मूर्ख दिवस मनाया जाता है, तमाम सारे देशों में टमाटर और किस किस से होली खेली जाती है दूसरा नाम दे करके उनके त्योहारों का। तो ये मनाए तो पूरी दुनिया में जाता है, क्योंकि पूरी दुनिया का एडवर्टीजमेंट का डिपार्टमेंट ये है धरती का। तो दूसरा सिद्धांत इस पर आधारित हो सकता है कि जिन देशों में इस मौसम में होली नहीं मनाई जाती वहीं 1 अप्रैल को मूर्ख दिवस मनाया जाता है। कहीं पर मूर्ख दिवस मनाया जाता है तो कहीं पर होली। डार्विन भले ही जीवन भर चिल्लाता रहा हो कि प्राणी मात्र विकास कर रहे हैं, लेकिन हमें तो पोपटलाल जी की बात सही लगती है कि मनुष्य मात्र में यदि किसी चीज का विकास हुआ है तो वह है मूर्खता, और होली तो उस मूर्खता का सांस्कृतिक स्वरूप है और होली उस मूर्खता का सांस्कृतिक स्वरूप है। इसलिए तमाम जगह होली में महामूर्ख सम्मेलन और मूर्ख मातंड क्या क्या उपाधियां दी जाती हैं। तो होली उस मूर्खता के विकास का चरम परिणति है और होली तो उस मूर्खता का सांस्कृतिक स्वरूप है। अभी यदि होली पर खेलने पर प्रतिबंध लग जाए या कठोर आचार संहिता लागू हो जाए तो लोग होली का त्योहार छोड़कर मूर्ख दिवस ही मनाने लगेंगे। इसी प्रकार विदेशों में भी यदि मूर्ख दिवस मनाने पर प्रतिबंध लग जाए तो वहां भी लोग होली खेलने लगेंगे। तो इसको ये मन की जो इच्छाएं हैं गहरी दबी हुई वो एक्सप्रेस करने का एक खुलेआम एक तरीका होता है, बहुत संयमित तरीके से मन के अंदर की इच्छाओं का, उल्लास का प्रस्फुटन। मेरा चेहरा अब तक पूरी तरह रंग गया था। हर आदमी के चेहरा भी रंगा हुआ था, लेकिन हर पुते चेहरे के नीचे के कितने ही रंग लहरा रहे थे। लेकिन हर पुते चेहरे के रंगों के नीचे कितने ही रंग लहरा रहे थे, जो फिर भी अंदर से दिख रहे थे, झांक रहे थे। ऊपर ऊपर चाहे जो रंग चेहरों पे लगा हो, लेकिन अंदर से कुछ और रंग भी बोल रहे थे, अपने को दिखा रहे थे, प्रकट कर रहे थे। मसलन भूखे पेट से होकर चेहरे तक आया रंग। होली पर आप सड़कों पर देखिए क्या क्या रंग दिखते हैं। भूखे पेट से होकर चेहरों तक आया रंग। कंपटीशन में भरपूर मेहनत करने के बाद भी असफलता का रंग। फर्स्ट पास होने के बाद भी एडमिशन न होने का रंग। सालों साल बेरोजगार होकर सड़कों पर पैर घिसते हुए पैरों से होकर चेहरे पर आया रंग। सालों साल बेरोजगार होकर सड़कों पर पैर घिसते हुए पैरों से होकर चेहरे पर आया रंग। अभी कल शाम को नई स्कूटर छिन जाने का रंग। बीमार मां को अस्पताल पहुंचाने पर डॉक्टर के लापता रहने से उभरा रंग। 4 दिन से गैस सिलेंडर के लिए लाइन में लगे रहने पर चेहरे पर छाया रंग। ये जब लिखा गया था 80 के दशक में, 90 के दशक में सिलेंडर की बहुत कमी थी, तब के लिए है। अब वो रंग थोड़ा दब गया है। पिछली होली की उधारी अभी तक चुकता न कर पाने का रंग। पिछली होली की उधारी अभी तक चुकता न कर पाने का रंग। स्कूल में बच्चे की फीस और उसकी नई ड्रेस की चिंता का रंग।
स्कूल में बच्चे की फीस और उसकी नई ड्रेस की चिंता का रंग, हवाला डायरी में नाम होने का रंग और ना होने का रंग। उस समय हवाला डायरी का केस बहुत सबकी जुबान पर था। हवाला डायरी में नाम होने का रंग और नाम ना होने का रंग। चेहरों के इन रंगों को देखते टटोलते मैं सोचने लगा, चेहरों के इन रंगों को देखते टटोलते मैं सोचने लगा कि अमृत का क्या रंग रहा होगा, विष का क्या रंग रहा होगा, लुप्त हुई सरस्वती का क्या रंग रहा होगा, लुप्त हुई सरस्वती का क्या रंग रहा होगा। क्या यह संभव नहीं कि होली के हुड़दंग की दिशा बदल दी जाए? क्या यह संभव नहीं कि होली के हुड़दंग की दिशा बदल दी जाए? लुप्त हुई सरस्वती को हम साकार करें और इसके छींटों से होली खेलें, या कहीं खो गए अमृत के कुंभ की बूंदों से होली खेलें। फिर शायद चेहरे पर तो जरूर रंग पुते रहेंगे, लेकिन तो फिर शायद चेहरे पर तो जरूर रंग पुते रहेंगे तरह तरह के, लेकिन चेहरों के अंदर से झांकते ये विद्रूप बदरंगे रंग तिरोहित हो जाएंगे। फिर चेहरे पर तो शायद जरूर रंग पुते रहेंगे, लेकिन चेहरों के अंदर से झांकते ये विद्रूप रंग, ये बहुत तकलीफदेह रंग जरूर तिरोहित हो जाएंगे। तो इसके साथ ये व्यंग्यलेख समाप्त होता है और एक और व्यंग्यलेख 10 मिनट और लगेगा, क्योंकि 8 बजे के आसपास तक हम लोग अपना प्रोग्राम आज समाप्त करेंगे, 45-50 मिनट में टोटल। तो सरकारी होली, इसमें आपको और मज़ा आएगा और आजकल की जो व्यवस्था है उस पर होली के माध्यम से बहुत ज़बरदस्त व्यंग्य किया गया है। तो इसका आनंद लें और सभी तरफ मैं देख रहा हूँ ढेर सारे मित्रों ने सब हैप्पी होली लिख रहे हैं और सबकी शुभकामनाएं आप तक पहुंचा रहा हूं, क्योंकि ये कई चैनल्स पे जा रहा है तो बहुत चैनल के चीज़ें एक दूसरे को नहीं दिखाई दे रही हैं, लेकिन बहुत ढेर सारे लोग आपको सबको शुभकामनाएं कह रहे हैं, सब एक दूसरे को सारे चैनलों से। तो आप उनको महसूस करिए कि इतने शुभकामनाएं आपको मिल रही हैं इस नेशनल मीडिया काउंसिल के प्रोग्राम के माध्यम से, और ये शुभकामनाएं असर करती हैं। आप ये मत समझिए कि किसी चीज़ का असर नहीं होता है। अगर एक तितली भी उड़ती है, उसका पंख फड़कता है तो धरती को कहीं वो भी प्रभावित करती है। वो न्यूटन्स लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन है, हर एक्शन का रिएक्शन होता ही है, भले ही बहुत दूर भी असर होता है, नज़दीक भी असर होता है, सूक्ष्म से सूक्ष्म असर हो सकता है, लेकिन वो सूक्ष्म असर अगर बीज रूप में है तो फिर बाद में बहुत बड़ा असरदार चीज़ें हो सकती हैं। इसलिए जितने मन से आपके अच्छे काम करने का हो उसको ज़रूर करिए, उसका असर ज़रूर होगा। अगर आपकी ज़िंदगी में नहीं तो भविष्य के पीढ़ियों के में होगा। इसलिए कोई अच्छा काम जो आपके अंदर आया, मन में आया हो, उसको ज़रूर कर डालिएगा। आज होली के इस पूर्व संध्या पर ही एक रिजोल्यूशन करिए कि एक अच्छा काम ज़रूर अगले साल के लिए आप सोचेंगे, ठानेंगे, करेंगे। सरकारी होली, इस व्यंग्यलेख का शीर्षक है सरकारी होली। कुछ सरकारी अधिकारी और उनकी पत्नियां तथा बच्चे होली के दिन एक दिन पहले होलिका जलाने के लिए इकट्ठे हुए। ज़्यादातर कॉलोनियों में भी होलिकाएं जलाई जाती हैं, जो बड़ी बड़ी कॉलोनियां हैं सरकारी अधिकारियों की, कर्मचारियों की। तमाम सारी लकड़ियां रखी गई, बल्कि ज़रूरत से कहीं ज़्यादा लकड़ियां। शायद कुछ इफेक्टिव मातहतों को कह दिया होगा, फिर कम कैसे आते। इफेक्टिव मातहत वही हैं जो व्यवस्थाएं करने में बहुत एक्सपर्ट माने जाते हैं। आप देखिए कि सरकारी विभागों में किस किस तरह से क्या क्या टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है, क्या क्या होता है। बड़ी अच्छी प्रतिक्रियाएं भी मित्रों की आ रही, जैसे नेशनल मीडिया काउंसिल के
उस पर विनोद भट्ट जी लिख रहे हैं, होलिका दहन के इस पावन पर्व पर आपके समस्त दुखों का नाश हो, इस अग्नि में दुख घृणा घमंड की होली जले, जीवन में सुख, लंबा लिखा है। तो आपके दुखों का नाश हो और आप आनंदित रहें, इसकी शुभकामना बड़े अच्छे शब्दों में विनोद भट्ट जी ने लिखा है। तो शायद कुछ इफेक्टिव मात्राओं को कह दिया गया होगा, फिर कम कैसे आती। जलाने के लिए मिट्टी का तेल भी गिराया गया, जनरली घी गिराया जाता है या और चीज़ें ज्वलनशील जो और वो हवन सामग्री होती है वह जलाया जाता है, लेकिन उसमें समय लगता है। और यहाँ सरकारी काम हो रहा है तो वो एक्शन प्लान की तरह से इतनी देर में, अगर जो सबसे सीनियर मोस्ट बॉस हैं उस शहर के वो आए हैं तो अगर उन्होंने 20 मिनट का टाइम दिया तो 20 मिनट में होली जला ही देनी। तो उसके लिए मिट्टी का तेल भी व्यवस्था कर लिया गया, जलाने के लिए मिट्टी का तेल भी गिराया गया। हमने पूछा होलिका जलाने के लिए कहीं कहीं कड़वा तेल और कहीं घी डाला जाता है, यह मिट्टी का तेल डालते पहली बार देखा है। लोगों ने बताया सरकारी आग ऐसे ही लगाई जाती है। लोगों ने कहा सरकारी आग ऐसे ही लगाई जाती है। अब जो उसका फाइनेंशियल एस्पेक्ट है वो देखिए, मिट्टी के तेल का बजट अभी बाकी है, जबकि कड़वे के तेल का बजट तो दिसंबर में ही खत्म हो गया था। वहाँ बिल्कुल स्पेसिफिक बजट होता है हर खर्चे के लिए। मक्खन का बजट इस बार अधिक आया था, लेकिन वो भी जनवरी तक आते आते खत्म हो गया। इसी बीच कोई जोर से चिल्लाया, बच्चों जरा पीछे रहो, मामला खतरनाक है, सरकारी आग लगाई जा रही है। बड़ा अनप्रेडिक्टेबल है, बड़ा अनप्रेडिक्टेबल। कब कहाँ किधर चली जाएगी आग, कहाँ नहीं जा सकता, इसका भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। तो बच्चों जरा पीछे रहो, सावधान रहो, मामला खतरनाक है, सरकारी आग लगाई जा रही है, बड़ी अनप्रेडिक्टेबल है। फिर दियसलाई ढूंढी जाने लगी। किसी ने कहा कि यहीं तो रखी थी। तब तक एक साहब तपाक से बोल उठे, अरे दियसलाई की क्या जरूरत, फला फला साहब तो हैं ही, रोज कहीं ना कहीं आग लगाते रहते हैं, रोज कहीं ना कहीं आग लगाते रहते हैं, वह भी बिना दियसलाई के। इनसे बड़ा आग लगावन तो कोई है ही नहीं, इनसे बड़ा तो आग लगावन कोई है ही नहीं। पिछली बार तो इन्हें आग लगावन होने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिलते मिलते रह गया। फिर तमाम कोशिशों के बाद भी आग नहीं लगी। पता चला कि लकड़ियां गीली हैं, पता चला कि लकड़ियां गीली हैं, इसलिए इतनी मेहनत करनी पड़ रही है। जब गहराई से छानबीन की गई, जब गहराई से छानबीन की गई कि गीली लकड़ियां कैसे आईं, तो राज खुला कि सरकारी काम सूखा सूखा नहीं होता, सरकारी कोई काम सूखा सूखा नहीं होता। फिर सूखी लकड़ियां कैसे आती, फिर सूखी लकड़ियां कैसे आती। नई नई सरकारी नौकरी ज्वाइन किए मेरे एक मित्र ने लेख पढ़ने के दौरान पूछा कि सरकारी दफ्तरों में सूखा और गीला क्या होता है, कि ये सरकारी दफ्तरों में सूखा और गीला क्या होता है। तो बगल में बैठे मित्र बोले, जब तुम्हारी सूखी और ड्राई पोस्टिंग हो जाएगी, जब तुम्हारी सूखी अर्थात ड्राई पोस्टिंग हो जाएगी तो अपने आप सब समझ में आ जाएगा। खैर, तमाम सारे अखबार भ्रष्टाचार उन्मूलन की बात हो रही है, लेकिन अभी भी जो तमाम सारी पोस्टों के लिए लोग बिल्कुल मारे लगे रहते हैं और तमाम पोस्टों पे कोई जाना नहीं चाहता, ये कैसे है? ये सूखी ड्राई का कॉन्सेप्ट सरकारी नौकरियों में क्यों? खैर, तमाम सारे अखबार मंगवाकर जलाए गए। पता चला कि सरकारी मुलाजिम कागजों को ही जलाने में सबसे माहिर होता है, चाहे फाइल हो या अखबार। पता चला कि सरकारी मुलाजिम कागजों को ही जलाने में सबसे अधिक माहिर होता है, चाहे फाइल हो या अखबार। बहुत कोशिशों के बाद भी जब लपटें नहीं उठी, केवल धुआं ही रहा। बहुत कोशिशों के बाद भी जब लपटें नहीं उठी, केवल धुआं ही रहा, तो किसी ने कहा कि यह तो वाकई सरकारी आग जल रही है, क्योंकि सरकारी आग में रोशनी नहीं होती, केवल धुआं ही होता है। क्योंकि आजकल जो हमारी व्यवस्थाएं हैं उसमें सरकारी आग में रोशनी नहीं होती, केवल धुआं ही होता है। ये संविधान कथा और ये व्यवस्थाएं
जिस व्यवस्था के लिए हम लोग कह रहे हैं, लगे हुए हैं, वो ऐसी व्यवस्था आ जाए जिसमें सरकारी आग में रोशनी ही रोशनी रहे, धुआं न रहे। असल में अब विज्ञान, लेकिन यहाँ व्यंग्य लेख है तो आप उसका आनंद लीजिए। तो किसी ने कहा कि यह तो वाकई सरकारी होली जल रही है, क्योंकि सरकारी आग में रोशनी नहीं होती, केवल धुआं धुआं ही होता है। असल में अब विज्ञान की किताबों में पढ़ाया जाएगा कि आग दो तरह की होती है, एक सरकारी आग और एक गैर सरकारी आग या साधारण आग। इंटरनेशनल नॉमेनक्लेचर में सरकारी आग का नाम होगा गजेटेड आग। बच्चों को पढ़ाया बताया जाएगा कि सरकारी आग के लगाने का ढंग, ज्वलनशीलता और बुझाने का ढंग सभी अलग होता है। यहाँ तक कि दोनों के तापमान और रंग रूप सभी में अंतर है। गैर सरकारी आग बुझती भी जल्दी है, सरकारी आग जल्दी नहीं बुझती। जो बुझाने भी जाता है वह या तो आग लगा कर आता है, या तो और आग लगा कर आता है, या अपना हाथ ही जला कर आता है। फिर सरकारी आग लगाने की प्रक्रिया में आधिकारिक तौर पर आग वह नहीं लगाता जिसमें आग लगाने की क्षमता या कौशल अधिक हो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर सरकारी आग लगाने की प्रक्रिया में आधिकारिक तौर पर आग वह नहीं लगाता जिसमें आग लगाने की क्षमता या कौशल अधिक हो, बल्कि वह लगाता है जो जितना ही सीनियर हो। वहाँ सीनियरिटी के हिसाब से मान लिया जाता है कि आग लगाने की क्षमता अधिक है। वैसे सरकारी आग के साथ साथ आग की एक नई वैरायटी विकसित हुई, अर्ध सरकारी आग। इस तरह की आग अक्सर वहीं लगती पाई जाती है जहां इंश्योरेंस कंपनी से नुकसान से अधिक पैसा लेना है, जैसे प्रदर्शनियों में लगी आग, माल गोदामों में लगी आग, चाहे वो किताबों की हो या अन्य किसी चीज़ की। कभी कभी दफ्तरों में कुछ महत्वपूर्ण फाइलों को रफा दफा करने के लिए भी आग लगाई जाती है, और तब अक्सर लोगों में यह मतभेद पाया जाता है कि इसे सरकारी आग कहें, अर्ध सरकारी या गैर सरकारी। सरकारी आग से जुड़ी हुई एक कहानी याद आती है। आप जानते ही होंगे कि राजा जनक के बारे में बहुत मशहूर है। आप सब जानते हैं कि वे विदेह थे, यानी कि उन्हें कोई स्वार्थ नहीं था, किसी चीज़ से कोई लोभ नहीं था, राग नहीं था, पूरी तरह वैराग्य थे। आप जानते हैं कि राजा जनक सबसे बड़ा निष्काम कर्मयोगी माने जाते हैं। सारी दुनिया में उनकी साधना और उनका योग मशहूर है। उनका यश चारों ओर फैला हुआ है, दूर दूर तक लोग उनका उदाहरण देते हैं। एक बार एक ऋषि ने अपने शिष्य की शिक्षा समाप्त होने के बाद, यदि तुम्हें जीवन में समभाव, निष्काम कर्मयोग और विदेहता और वैराग्य की शिक्षा लेनी है तो राजा जनक के पास जाओ। वह शिष्य राजा जनक के यहाँ पहुंचा तो राजा जनक ने उसकी खूब आवभगत की, क्योंकि उसके गुरु को जानते थे, गुरु का रेफरेंस दिया, और बड़ी इज्जत के साथ अपने राजमहल में ही ठहराया। वह आश्चर्यचकित था कि उसके गुरु ने तो राजा जनक की सबसे महान योगी बताया, और यहाँ राजा जनक के राजमहल में हर तरह की भोग सामग्री देख रहा है, और राजा जनक भी उन भोग सामग्रियों में बराबर लिप्त नजर आ रहे हैं। वह शिष्य रोज प्रातः राजा जनक के साथ नदी तट पर स्नान के लिए जाता था, और इस दौरान तमाम सारी लौकिक और आध्यात्मिक चर्चाएं हुआ करती थी। एक दिन जब राजा जनक और शिष्य नदी में स्नान कर रहे थे तो राजा का एक दूत दौड़ा आया, एक कोई कारिंदा आया, दूत राजमहल से दौड़ा आया, और राजा जनक से बोला कि महाराज, बड़ी बुरी खबर है। अभी अभी राजमहल में आग लग गई है और काफी कुछ हिस्सा जल गया है तथा आग फैलती जा रही है। राजा जनक निर्विकार भाव से नदी में डुबकियां लेते रहे, जबकि शिष्य तेजी से राजमहल की तरफ दौड़ पड़ा, यह कहते हुए कि अरे वहां तो मेरी लंगोटी टंगी हुई है। बेचारे के पास और क्या था, नहाते समय लंगोटियां बदल लेता रहा होगा, तो एक लंगोटी टांग दिया होगा अर्गन पे। तो कह रहा है कि वो दौड़ा कि अरे वहां तो मेरी लंगोटी टंगी हुई है।
पहुंच कर देखूं कि कहीं आग वहां तक तो नहीं पहुंच गई, वो जल तो नहीं रहा। वैसे तो इस घटना का प्रयोग दार्शनिक लोग उस शिष्य को यह समझाने के लिए करते हैं कि राजा जनक राजमहल और राज्य से नहीं बंधे थे, क्योंकि वे निष्काम कर्मयोगी थे और वह शिष्य अभी भी लंगोटी से मुक्त नहीं हो पाया था। इसलिए राजा जनक को सिद्ध, संत और विदेह माना जाता रहा और उस बेचारे को अभी एक सामान्य साधना में लगा हुआ या सीखने वाला व्यक्ति, छात्र। लेकिन जब मैंने ये कहानी अपने मित्र पोपट लाल जी को सुनाई तो वे बड़े मासूमियत से बोले, अरे भाई पांडे जी, आप भी इस कहानी का असली मर्म नहीं पकड़ सके। तो पोपट लाल जी बड़ी मासूमियत से बोले, अरे भाई पांडे जी, आप भी इस कहानी का असली मर्म नहीं पकड़ पाए। बात दरअसल ये थी कि राजा जनक का राजमहल सरकारी था। बात दरअसल ये थी कि राजा जनक का राजमहल सरकारी था, सब कुछ उसमें शासन व्यवस्था के द्वारा लगा हुआ था। इसलिए राजा जनक को उसमें आग लगने में कोई कचोट या चिंता नहीं हुई, जबकि बेचारे शिष्य की लंगोटी उसकी अपनी थी, निजी, पर्सनल, इसलिए वो उसे बचाने दौड़ पड़ा। मैं असमंजस में पड़ गया कि जनक के राजकीय आग को हमारे दार्शनिक अच्छी तरह समझ पाए हैं। मैं असमंजस में पड़ गया कि जनक के राजमहल के राजकीय आग को हमारे दार्शनिक अच्छी तरह समझ पाए हैं, या हमारे पोपट लाल जी, कि राजा जनक के इस राजमहल के राजकीय आग को हमारे दार्शनिक अच्छी तरह समझ पाए हैं, या हमारे पोपट लाल जी। हमारे दूसरे मित्र ने लेख पढ़ने के बाद कहा कि आपने तो सरकारी आग का एक बड़ा महत्वपूर्ण पहलू छोड़ ही दिया है। तमाम सारे दफ्तरों में आग लगाने का काम या आग लगाने जैसा प्रयोग, तमाम सारे कार्य बंदर करते पाए जाते हैं। तमाम सारे दफ्तरों में आग लगाने जैसे प्रभाव वाले तमाम सारे काम बंदर करते पाए जाते हैं। बंदर ही तमाम सारी गर्मा गर्म फाइलों को चिंदी चिंदी करके फाड़ फूड़ कर निपटा देते हैं। एक सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, CBDT, इनकम टैक्स का जो अपेक्स बोर्ड है, उसके चेयरमैन गोविंद मिश्र जी जो बहुत बड़े राइटर हैं, तमाम सारे पुरस्कारों से भी नवाजे गए हैं, उनका एक महत्वपूर्ण उपन्यास है और उसमें बहुत कुछ वो सच्ची कहानियों और अनुभवों पर आधारित है। बहुत मशहूर उपन्यास है, आपने नाम सुना होगा, फूल, इमारतें और बंदर। उसमें उन्होंने नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक और तमाम सारे जो टॉप ऑफिसेज हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक जो है, इनकम टैक्स, होम डिपार्टमेंट और सारे वहाँ दफ्तर हैं मंत्रियों के और चेयरमैन्स के और जो पार्लियामेंट के बगल में है, तो उन सब का संदर्भ लेते हुए फूल, इमारतें और बंदर। तो इमारतें वो सब सरकारी दफ्तरों के, बड़े बड़े दफ्तरों की इमारतें, और बंदरों की भूमिका कि कैसे फाइलें जल जाती हैं और बंदरों पे उसका जो कारण जो है, उसका जिम्मेदारी बंदरों को पर डाल दी जाती है। तो उसको जरूर पढ़िएगा, उसका संदर्भ लेते हुए ये लाइनें हैं। तमाम सारे दफ्तरों में आग लगाने जैसे प्रभाव वाले तमाम सारे कार्य बंदर करते पाए जाते हैं। बंदर ही तमाम सारी गर्मा गर्म फाइलों को चिंदी चिंदी करके फाड़ फूड़ कर निपटा देते हैं। मैंने इस विषय के विशेषज्ञ पोपट लाल जी से आग और बंदर का संबंध जानना चाहा, तो उन्होंने बड़ी भेद भरी मुस्कान के साथ खुलासा किया, तुम बंदर और आग के संबंध के विषय में पूछते हो, तुम बंदर और आग के संबंध के विषय में पूछते हो। अब बताओ कि सबसे बड़ी आग किसने लगाई थी? अब बताओ, आप ही सोचिए कि सबसे बड़ी आग किसने लगाई थी? हमारे हनुमान जी ने ही तो लंका जलाई थी। फिर आग के सबसे बड़े पुंज सूर्य को किसने निगला था? हनुमान नहीं तो। अर्थात सभी प्रकार के आग लगाने वाले
तथा आग को नियंत्रित करने वाले हनुमान जी के ही बताए रास्तों पर चल रहे हैं। अर्थात सभी प्रकार के आग लगाने वाले तथा आग को नियंत्रित करने वाले हनुमान जी के ही रास्ते पर चल रहे हैं, चाहे वे आदमी हो या बंदर। अभी पिछले वाले व्यंग्यलेख में हम लोगों ने हनुमान जी का और होली का संबंध देखा था, और इस होली इस प्रसंग में भी, सरकारी होली में भी हमने हनुमान जी का और आग का और होली का संबंध देखा। अब ये व्यंग्यलेख भी यहीं समाप्त होता है। आज हमें पूर्ण विश्वास हो गया कि हमारे पोपटलाल जी को सरकारी तथा अवतारी दोनों ही आग पर पूर्ण अथॉरिटी है। ये आखिरी लाइन है इस लेख की कि अर्थात सभी प्रकार के आग लगाने वाले तथा आग को नियंत्रित करने वाले हमारे हनुमान जी के ही बताए रास्तों पर चल रहे हैं, चाहे वे आदमी हों या बंदर। आज हमें पूर्ण विश्वास हो गया कि हमारे पोपटलाल जी को सरकारी तथा अवतारी दोनों ही आग पर पूर्ण अथॉरिटी है। तो इसी के साथ ये गुदगुदाने का, हंसाने का सिलसिला बुरा न मानो होली है का सिलसिला समाप्त होता है। कल आप खूब आनंद से होली मनाएं सब परिवार मित्रों से, और जहाँ तक फिजिकली न पहुँच पाएँ वहाँ फ़ोन के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा पहुँचें। आपका हर मैसेज इम्पोर्टेंट होता है, आपके हर शब्द महत्वपूर्ण हैं, आपकी हर बात महत्वपूर्ण है। तो कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचिए, और उन तक जरूर पहुँचिए जिन तक अगर आप नहीं पहुँचेंगे तो कोई नहीं पहुँचेगा। मनुष्य को दो काम जरूर करने चाहिए लगातार। एक कि मनुष्य को वो काम जरूर करना चाहिए जो अगर वो नहीं करेगा तो कोई नहीं करेगा। तो और दूसरा वो काम जरूर पूरा करना चाहिए जो उसके अपने सपने हैं, क्योंकि अगर आपके सपने आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा। जिनकी कोई देखभाल, आप ही की जिम्मेदारी है जिनकी देखभाल करना, या कोई पुराना मित्र है, कोई ऐसा है जो परेशानी में है, उसकी देखभाल करिए। आपके परिवार के लोगों को अगर आप नहीं देखभाल करेंगे तो कौन करेगा, वह करिए। और आपके अपने जो सपने हैं उनको अगर आप नहीं मूर्त रूप में भुलाएंगे तो कौन करेगा। तो वो आपके अगले एक साल में आपके सारे सपने पूरे हों, इस मंगल कामना के साथ, इस शुभ कामना के साथ, और खुशनुमा रंगों से आपका पूरा कल का दिन भर और आगे का पूरा साल, पूरा जीवन भरा रहे, इसकी शुभकामना के साथ सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आज इतना समय नहीं है कि सभी लोगों का मैं नाम पढ़ूं, लेकिन सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। और अप्रैल के फर्स्ट वीक में ही किसी समय से फिर हम लोग जो पुराना प्रोग्राम चल रहा था हम भारत के लोग, उसको नए कलेवर में आपके सामने लाएंगे, जिसमें कोशिश रहेगी कि 3 दिन वो प्रोग्राम आपके सामने रहे और 1 दिन मीडिया काउंसिल का ये संडे वाला रहे। तो 4 दिन हम लोगों की मुलाकात होती रहे हफ्ते में, और बड़े फलक पर वो प्रोग्राम होगा, थोड़ी और बेहतर टेक्नोलॉजी के साथ। तो अब पहले जो आप लोगों को दिक्कत होती थी, माइक खड़खड़ाने लगता था, तो उसके लिए नई माइक, लाइट की भी कुछ और बेहतर व्यवस्था, तमाम सारी चीज़ें और सुधारी गई हैं। तो अब आपको नए रूप में अच्छा लगेगा। तो ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं होली की। नमस्कार।